बापू, सामने कितना अच्छा है ना सब। कोई आदमी नहीं है, ना कोई गाड़ी घोड़ा, सब शांत साफ सुथरा। आदमी लोग होते तो गंदा कर देते, है ना बापू। 6 साल के बेटे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर हरिमन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ लल्ला, इंसान लोग ही गंदगी फैलाते हैं। हरिमन लुधियाना की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में कटाई का काम करता था। वहीं एक झुग्गी में बीवी चंपा और बेटा लल्ला के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले तबीयत बिगड़ गई थी तो बाबूजी देखने आए थे। लॉकडाउन हो गया तो काम छूट गया, पैसे खत्म हो गए, भूख से मौत का डर, कोरोना से मौत के डर पर हावी होने लगा तो गांव वापस जाने का फैसला किया। गाड़ी घोड़ा सब बंद थे तो गांव वालों के जत्थे संग पैदल ही निकल पड़ा। अमीर आदमी बीमारी को हराने के लिए घर में बंद रहता है और गरीब आदमी मौत को हराने के लिए सड़कों पर निकल पड़ता है। जत्था गांव की ओर चला जा रहा था। हजारों मील का सफर तय करना था। रास्ते में बीरन, सुमिरन, कृपाल, कई साथियों ने जत्थे और जीवन का साथ छोड़ दिया। पल पल मन विचलित हुआ जाता था। जिंदगी पाने के लिए मौत के अनंत सफर पर चले जा रहे थे। बाबूजी चलते चलते गिरने को आए तो हरिमन कहीं से पटरा ढूंढ लाया, उसमें रस्सी बांध दिया। बाबूजी पटरे पर बैठ गए और लल्ला रस्सी खींचने लगा और नरेन काका यानी बाबूजी से बतियाने लगा। दद्दू, ऐसा पहली बार हुआ है ना जब इतने लोग एक साथ इधर से उधर भाग रहे हैं जिंदा रहने के लिए। नरेन काका की उम्र 79 साल की थी। लगे विभाजन के समय की आंखों देखी सुनाने। लल्ला, पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। गरीब लाचार आदमी हर दिन जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करता है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, है ना दद्दू? लल्ला बीच में बोल पड़ा। चंपा अपने कलेजे के टुकड़े को देख मुस्कुराई और अपने साड़ी के कोने से लल्ला की बहती नाक पोंछ दी। हाँ मेरे लाल, नरेन काका बोले। मैं तब 5 साल का था जब विभाजन का वो भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने हुआ। विभाजन, फिर मारकाट और फिर पलायन। लल्ला, अभी जो हम इस तरह जा रहे हैं ना, इसे पलायन कहते हैं। उस समय मेरे बाप ने अपने परिवार के साथ पलायन किया था। सीमांत पंजाब से निकलकर हम अपने गांव चले गए थे। रास्ते में दंगा, फसाद, भूख, प्यास, दुर्घटना, इन सब से बचते बचते जब हम गांव पहुंचे तो पिताजी गुजर गए। मैं कैसे बड़ा हुआ, घर बनाया, संभाला, मुझे भी नहीं पता। तब भी वही हालात थे, आज भी वही हालात हैं। सरकारें आई गई, गरीबी मिटाने के वादे कर वोट ले गई हर बार, लेकिन देश का गरीब जहां कल था आज भी वही है। नरेन काका एक ही सांस में सब बोल गए। लेकिन इतने लोगों के साथ इतनी दूर जाने में मजा आता होगा ना? लल्ला बोला। लल्ला, मजा इनके साथ जाने में नहीं आता, इनके दुखों का भागीदार बनने में आता है। अच्छा ही है कि हम पैसे वाले नहीं हैं, वरना हमारे इतने हमदर्द नहीं होते। नरेन काका बोल ही रहे थे कि सू करके एक ट्रक बगल से निकला और नरेन काका और चंपा सहित 8-10 लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। लल्ला और हरिमन दोनों ही आंखों में दहशत और आंसू लिए चित्कारे मार कर रो पड़े। भागदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई, लेकिन किसी की मदद कोई नहीं कर पाया। सब असहाय जो थे। हरिमन वहीं पर जान देने पर तुल गया, लेकिन लल्ला और साथियों ने उसे किसी तरह रोका। सब बिलखते हुए आगे बढ़े। 12-15 लोग बच रहे थे जत्थे में। सुबह से शाम हो गई। रास्ते चलते लोगों ने कुछ खाना दे दिया था। चलते चलते एक जगह रुककर लल्ला और हरिमन खाना खाने लगे। बाकी लोग भी पास बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए हरिमन कहीं खोया हुआ था। लल्ला पूछ बैठा, क्या सोच रहे हो बापू? हाँ, कुछ सोचने लायक बचा कहाँ है रे लल्ला, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा तो जीने का मन नहीं करता। अरे मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, बर्बादी दे दी तुझे। अब चंपा को क्या मुंह दिखाऊंगा, माफी भी किस मुंह से मांगूंगा रे? बोलते बोलते हरिमन की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसी मुंह से बापू, जिस मुंह से आप मुझे कहते हो मेरा राजा बेटा, मेरा हीरो। हरिमन के आंसू पोंछता हुआ लल्ला बोला। हरिमन लल्ला को सीने से लगाकर फपक पड़ा। लल्ला अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछता रहा। दिन भर का थका हारा लल्ला थोड़ी देर में वहीं हरिमन की गोद में सो गया। हरिमन उसे पुचकारने लगा। थोड़ा अंधेरा घिर आया था। जत्थे ने निर्णय किया कि आज की रात यहीं गुजारेंगे। बगल में रेलवे की पटरी है, थोड़ी दूर पर फाटक है, हल्की रोशनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुझावन, दुलार, लालजी, महेंद्र सब लोग आकर आसपास बैठ गए। बीड़ियां जली, सब अपना अपना दुखड़ा रोने लगे। महेंद्र बोला, ओ हरिमन भैया, का होगा हमरा हो? पता नहीं महेंद्र भैया, मन तो करता है यहीं जान दे दूं।
साला किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। मेहनत हम करते हैं, मजे कोई और लूट ले जाता है। सरकारें कुछ करती नहीं हमारे लिए, कुछ करती हैं तो ये साले नेता अफसर सब लूट लेते हैं। अरे घर में तो वो बंद रह सकते हैं ना जिनके सर पर छत हो, घर में अनाज का गोदाम और बैंक में मोटी रकम हो। हमारा क्या? अरे हम तो विभाजन के समय भी बस एक वोट थे और आज भी बस एक वोट बनकर रह गए हैं। महेंद्र सच्ची अगर अभी मौत आ जाए ना, हंसते हंसते उसके साथ चला जाऊं। किसके लिए जीऊंगा, किसके लिए? अरे धीरज रखो हरिमन भैया, जत्थे में सारे लोग मरने की ही बात कर रहे हैं, कोई जीना नहीं चाहता। अरे मरना ही था तो इतनी दूर क्यों आते, वहीं रहकर बीमारी से भूख से ना मर लेते। भैया एक बार गांव पहुंच गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। लल्ला को लाला बनाना है, अब ये सोचकर जियो। महेंद्र ने उसे ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। फटे कपड़े को सिला जा सकता है, चिथड़े पर कभी पैबंद नहीं लगाया जा सकता। हरिमन का मन फटा नहीं था, चिथड़ा हो गया था। अपनी गरीबी और बदहाली देखकर, अमीरों के ठाठ देखकर, सिस्टम की नजरअंदाजी देखकर। आओ हरिमन भैया सो जाओ इधर, सुबह फिर चलना है। महेंद्र बोला। महेंद्र मैं इधर सोऊंगा पटरी पर, उधर मुझे घास पर नींद नहीं आएगी। तू भी आजा, सब आ जाओ रे, पटरी पर सो जाओ। महेंद्र बोला। नहीं भैया ट्रेन आ जाएगी तो। अरे बुड़बक, ट्रेनें बंद हो रखी हैं इस लॉकडाउन की वजह से, आ जाओ सब। हरिमन बोला। सब आ गए, सब पटरी पर सो गए। आदतन अच्छी नींद आई सबको। आधी रात को महेंद्र की आंख खुली, उसे पटरी में कुछ हलचल सुनाई दी। अंदेशे के मारे उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं दूर तक कुछ नजर नहीं आया उसे। वो निश्चिंत होकर पेशाब करने चला गया। 2 मिनट नहीं हुए होंगे कि महेंद्र के कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। महेंद्र भागा पटरियों की तरफ, देखा दूसरी ओर से तेज रफ्तार ट्रेन चली आ रही है। महेंद्र चिल्लाया, अरे बुधवन, करीम, रज्जो, दुलार, बुझावन, सब उठो रे, भागो ट्रेन आ रही है, उठो भागो। महेंद्र चिल्लाता रहा, कोई ना उठा। सब ऐसे सो रहे थे मानो सोने से पहले सारे घोड़े बेच दिए हों। महेंद्र हरिमन के कानों में चिल्लाया, हरिमन भैया उठो, भागो, मौत आ रही है, भागो भैया। हरिमन ने सिर उठाकर ट्रेन को अपनी ओर आते हुए देखा और निश्चिंत भाव से कहा, आने दे, अब जीना नहीं हो पा रहा मुझसे, मौत के आगोश में चैन से सो तो सकूंगा। महेंद्र कुछ बोल ही नहीं पाया, कूद कर पटरी से अलग हट गया और कुछ सेकंड के भीतर ही धड़धड़ाती हुई वो मालगाड़ी पटरी पर सो रहे हरिमन और उसके जत्थे के ऊपर से निकल गई। उन जिंदा शरीरों को मुर्दा बना गई। महेंद्र बुत बना बैठा ये सब विभत्स दृश्य देखता रहा। मन ही मन वो बोला, वाह हरिमन भैया वाह, सबकी जान ले ली और सबको इस कष्ट से मुक्ति भी दिला दी। तुम्हें क्या बोलूं, हत्यारा या मोक्षदाता। सुबह वहां पर कुछ लोग जमा थे, कुछ पुलिस वाले, कुछ पत्रकार। पुलिस दुर्घटना के सबूत जुटा रही थी, पत्रकार लोगों से बातें कर रहे थे। लोग कैमरे के सामने कह रहे थे, पटरी पर नहीं सोना चाहिए, दुखद हादसा है। इधर महेंद्र को कोई पूछ ही नहीं रहा था, जो इस सामूहिक आत्महत्या का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने किसी के हाथ में अखबार देखा जिसमें खबर छपी थी, ट्रेन दुर्घटना में 12 मजदूरों की मौत, सरकार ने किया 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान।